हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मॉर्निंग टू यू। Good morning. Am I audible? I can hear you. या वी कैन हियर यू। सॉरी, वो थोड़ा सा आई थिंक ऑडियो का इश्यू था। लेकिन चंद्रेश, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि इस समय बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए। लोगों को थोड़ा सा एक्साइटमेंट की आदत पड़ गई है, एक्शन पैक्ड मूवीज की तरह एक्शन पैक्ड मार्केट भी अच्छा लगता है सबको। क्या करना चाहिए? हाँ, तो थोड़ा मेरे ख्याल से आपने सही कहा कि बाजार काफी चल गया है। सारे सेक्टर्स, बहुत सारे स्टॉक्स, लार्ज मिड स्मॉल सब स्पेस में स्टॉक्स काफी अच्छे, उनमें मूवमेंट हो गई है। और काफी हद तक ये रीजनेबल और जरूरी भी था, क्योंकि इकोनॉमी में काफी अच्छा उछाल देखा गया है और एक्सपेक्टेड भी है कि अगले 1-2 साल तक ये उछाल इकोनॉमी की ग्रोथ और उसके साथ सब कंपनीज की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। पर बाजार अब मेरे ख्याल से एक लेवल के आसपास आ गया है जहां से हम लोगों को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मेरे ख्याल से बाजार ऑलरेडी 1-2 साल की अर्निंग्स और ग्रोथ को ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है। तो अगर वो जो कंपनीज 2 साल के बाद भी ग्रोथ कर सकेंगी, तो मेरे ख्याल से उनमें अच्छी मूवमेंट अभी भी पॉसिबल है। पर जैसा हम लोगों ने पहले कई सालों में देखा है, अगले लास्ट 10-20 साल में देखें, ऐसा बहुत कम होता है कि सारी कंपनीज जो है अपनी परफॉर्मेंस को हाई रेट ऑफ ग्रोथ के लेवल पे मेंटेन कर पाती हैं। तो ये अब एक सिचुएशन इन्वेस्टर के लिए आ गया है कि वो आगे अपना जो कोर पोर्टफोलियो है उसमें क्या रखे। और जरूरी इस वक्त है कि मूव अवे फ्रॉम सेक्टर कॉल्स टू स्टॉक कॉल्स। सब सेक्टर्स चल गए हैं, जहां पे भी ग्रोथ थी, रिकवरी थी, रिबाउंड था, रीओपनिंग ट्रेड था, सब हो गया है। हर कंपनी एक सेक्टर में अच्छा करेगी नहीं, बाद में कंपटीशन आता है, सब आता है। तो ये अब टाइम आ गया है। रणनीति मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं जो कि सिर्फ 2 साल ना देखें, क्योंकि 2 साल की अर्निंग्स तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। जहां पे आप एक कॉल ले सके कंपनी के ओवर की 3 से 5 साल तक वो कंपनी अच्छी ग्रो करेगी। और इस एनवायरनमेंट में जबकि इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है, कॉस्ट पास ऑन कर पाएगी, प्राइसिंग पावर उसमें होगी कि नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जरूर देखते हैं कि प्राइसिंग पावर, जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है तो प्राइसिंग पावर कई जगह मिल जाती है, बट थोड़ी सी दबाव आने पे बहुत अच्छी कंपनियां ही प्राइसिंग पावर इंजॉय कर पाती है। सो ये इस वक्त सिनारियो है बहुत केयरफुल होने का। स्टॉक पिकिंग, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का टाइम आ गया है। मैं जानता हूँ इस वक्त ये कहना थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि अभी लोगों के पास पैसा है, ऑल्टरनेट एसेट क्लास में ज्यादा कुछ रिटर्न बन नहीं रहा है। So people are looking to invest money in the market, but people should be cautious. इनफैक्ट चंद्रेश, ये करीब लास्ट 15 से 20 दिनों में हमने देखा है 4 से 5 बड़ी ग्लोबल इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस ने ये अलार्म रेज किया है। कल तो CLSA ने कहा इंडिया मार्केट इज एक्चुअली ऑन बोरोड टाइम। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रेरी व्यू है, ये व्यू वाकई आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरली क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं लोग। मीडियम टर्म में बोल रहे हैं कि दे मे बी अ केस फॉर सम करेक्शन, वन शुड बी रेडी फॉर इट। एक और सिचुएशन इंटरेस्टिंग है और आई एम श्योर कि म्यूचुअल फंड कम्युनिटी इस बात को और ज़्यादा क्लोजली एनालाइज कर रही होगी, क्योंकि हिस्टोरिकली डिस्काउंटेड कैश फ्लो और अर्निंग फोकस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने प्रैक्टिस किए हैं इंडस्ट्री में। और अब कुछ लार्ज कैप कंपनीज, आज ही एम्फी का कैटेगराइजेशन आया है, उसमें ऐसी कुछ कंपनीज हैं रिसेंटली लिस्टेड कंज्यूमर टेक कंपनीज, जिसमें अर्निंग्स का ओवरऑल अभी मामला थोड़ा डामाडोल है। आगे चल के काफ़ी आ सकती हैं, लेकिन कब आएंगी ये नहीं कह सकते। और दे आर चूजिंग नॉट टू फोकस ऑन अर्निंग्स, लेकिन ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। तो इसको आप अपने वैल्यूएशन मॉडल्स में कैसे डाल रहे हैं, क्योंकि आपको स्टॉक्स तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने लार्ज हो गए ये। यस, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। तो देखिए, हम लोग जब वैल्यूएशन करते हैं तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, और आपने सही कहा कि जो ट्रेडिशनल फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वो लोग अपना एक फ्री कैश जनरेशन और कैश फ्लो डिस्काउंटिंग पे करते हैं। बड़ी चीज उसमें भी यही जरूरी है कि आज की नहीं, क्योंकि इन सब कंपनीज में जो खास करके जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिनका पी 40-50 के ऊपर है, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्योंकि आप 40 साल की अर्निंग्स को डिस्काउंट करने के लिए बैठे हैं। 40 के पी में 40 नहीं भी होगा तो 10-15 साल की अर्निंग्स तो आपको दिखनी ही चाहिए।
तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आज क्या प्रॉफिट है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए 5 से 10 साल में ये कंपनीज कहाँ पहुंचेंगी और उस वक्त इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो हम लोग काफी लोग इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। आज की तारीख में अब एक एडजस्टमेंट जो आपने कहा, नई एज की कंपनीज है, इनके पास प्रॉफिट्स नहीं है, पर इनके पास जो हम स्ट्रेटजीज यूज करते हैं 5 साल 7 साल के लिए फोरकास्ट करने के लिए विद सम डिग्री ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, वो सब स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, और इन कंपनीज के पास क्या स्ट्रेंथ है जिससे हमें लगे कि ये 5-7 साल तक अच्छा काम कर सकती है। तो एक नई चीज जो इन सब में उभर के आई है वो है डेटा। कस्टमर को ज्यादा अच्छे से समझने की इनका आइडिया है, कस्टमर का ज्यादा डेटा है, और कस्टमर का ट्रेंड भी यही है कि अगर उसको एक कन्वीनियंट ऑप्शन मिल रहा है तो इन सब कंपनियों के लिए ये काफी बेहतर है। तो ये एक नई चीज हम लोगों को सीखनी है। कई लोग सीख भी गए हैं, हम लोग सब इसमें समझ रहे हैं। पर अगर आप एक कोई भी सेक्टर लें और उसमें देखें कि टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज क्या हैं, उनका शायद आज प्रॉफिट नहीं होगा, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर उसमें 3 या 4 कंपनी हैं तो एक ओवरऑल प्रॉफिट पूल क्या हो सकता है, रेवेन्यू पूल क्या हो सकता है, और उसके बेसिस पे प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं और कैश फ्लो क्या हो सकते हैं। क्योंकि कॉस्ट तो इन सब काफी कंपनियों के ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, लोगों ने काफी एग्रेसिव अपना बिजनेस रोल आउट किया है और कॉस्ट इनकर कर लिए हैं। सो ये एक एक्सपेक्टेशन है। इसमें सही बात है कि हो सकता है इसमें हम कुछ एरियाज में गलत भी जा सकते हैं, पर ओवरऑल ऑन ए पोर्टफोलियो बेसिस इन सब कंपनीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। डेटा स्ट्रेंथ, बिजनेस विजन और ओवरऑल अपॉर्चुनिटी इन द एरिया, इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग कॉल्स ऑलरेडी ले रहे हैं इन सब कंपनीज में। और ये फ्यूचर है, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है या सिचुएशन नहीं है। नई कंपनीज, नई इनोवेटिव कंपनीज बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करी है, बट जरूरी ये है कि आपको लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। हम लोगों को एक्सेस में ये थोड़ी परेशानी कम है, बिकॉज हमारे ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट फोकस लेके चलता है। सो ये एडजस्टमेंट जरूर है, बट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। ऑलराइट, यस मिस्टर निगम, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन इक्विटीज ने आउट परफॉर्म किया अपने पीयर्स को, अगर आप पीछे के राउंड अबाउट डिकेड भी देखें तो थर्ड लार्जेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स रहे हैं हम। ऐसे में अब कौन से थीम्स आगे के लिए फ्यूचर थीम्स हो सकते हैं जहां पर देखना चाहिए, जहां नजर होनी चाहिए? तो देखिए 3 या 4 एरियाज हैं हम लोगों के पास। आई थिंक हमारी इकोनॉमी अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो जो बेसिक इनकम ग्रोथ से रिलेटेड, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ से रिलेटेड एक्सिलरेट, क्योंकि इनकम ग्रोथ शायद 10% बढ़ेगी, बट कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड शायद 20% पर ईयर से बढ़ सके। मैं एक जस्ट मिसाल दे रहा हूँ। तो ऐसे एक्सिलरेशन जो सेक्टर्स हैं, जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी हो गया आपका सारा, और हेल्थ केयर हो गया, और इवन ट्रैवल, एडवेंचर, ये सब जो चीजें हैं इन सब में ग्रोथ आएगी। एंटरटेनमेंट, इसमें सब में काफी ग्रोथ आएगी। आईटी एज अ इनेबलर एंड एज अ प्लेटफॉर्म, दोनों। ज्यादातर हमारी कंपनीज अभी भी इनेबलर्स पे हैं, बट अब ये नई जो कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, जैसे पिछले सवाल में आपने पूछा, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एरिया है, बोथ डिस्ट्रप्शन को इनेबल करने के लिए और डिस्ट्रप्ट करने के लिए। सो ये दोनों बड़े सेक्टर्स रहेंगे। और तीसरा, इकोनॉमी जो है वो फाइनेंशियल्स के बगैर मेरे ख्याल से नहीं चल सकती है, स्पेशली हमारी इकोनॉमी। वर्ल्ड में शायद डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा है, बट हमारे यहाँ जिस तरह से पेनिट्रेशन है कंज्यूमर क्रेडिट की या इवन होलसेल क्रेडिट की, अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो फाइनेंशियल्स काफी वीक रहे हैं। आई थिंक दे हैव बीन अंडर परफॉर्मर्स इन दिस रिकवरी, ये कोविड क्राइसिस के लॉस से। तो मेरे ख्याल से इसमें भी सिलेक्टिवली, जैसे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ सेक्टर कॉल लेने से फायदा नहीं है। हैज टू बी वेरी केयरफुल कि किस तरह की कंपनी आप उस सेक्टर में चूज करें। और बिजनेस मॉडल्स अब ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं जिससे कि आप जो है बहुत डिफरेंशिएशन आने वाला है परफॉर्मेंस में। एक ही सेक्टर, अच्छा सेक्टर होते हुए भी कुछ कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और कुछ नहीं। सो ये मेरे ख्याल से 3-4 सेक्टर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे अगले 3-4 साल में। चंद्रेश, आपने शो के शुरू में एक बात कही जो कि थोड़ी सी अहम थी,
एंड इट स्टेड विथ मी कि ये जो अनलॉक या फिर रीओपनिंग का थीम है वो पूरी तरह से प्ले आउट हो चुका है. सो डज इट मीन कि जो हॉस्पिटैलिटी या फिर ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स हैं या फिर सेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूएशन यहाँ से ड्रॉप हो सकती है? सो ये एक लास्ट सेक्टर था जो कि जिसको हम हाई टच बोलते हैं, कि जहां पे शायद अभी भी पूरा बेनिफिट बिजनेस को तो नहीं आया है. स्टॉक्स जरूर चल गए हैं पर एक बिजनेस मोमेंटम जो अभी हमको देखना चाहिए या एक फुल रिकवरी में आना चाहिए, वो मेरे ख्याल से अभी भी 9 या 12 महीने दूर है. और ये नेक्स्ट 12-15 महीने इन सब सेक्टर्स के लिए काफी अच्छे होने चाहिए. इनफैक्ट अभी तो इन सब की परफॉर्मेंस काफी वीक चल रही है. सो मार्केट ने ये एंटिसिपेट करके इन सब स्टॉक्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो गई है. अब ये कहना कि अब ये खत्म हो गया है, ये तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी होगा. अगर ये दोबारा से हमको कोई लॉकडाउन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा तो मुझे लगता है बिजनेस मोमेंटम और जो ग्रोथ होगी नेक्स्ट 12 से 15 महीने में, नेक्स्ट ईयर दिसंबर और नेक्स्ट ईयर सीजन तक, अगर आप समझे मार्च 22 तक, that way should be enough to further propel these stocks. और नहीं तो कम से कम जहां पे है ऐसा मुझे कुछ बड़ा ड्रॉप तो होने की आशंका नहीं दिखती. आपने बहुत सारे बिजनेस साइकिल्स और इकोनॉमिक साइकिल्स देखे हैं एंड मार्केट साइकिल्स एक्चुअली सिट ऑन टॉप ऑफ दैट अपने 25-30 साल के इन्वेस्टिंग करियर में. उसमें बैंक्स का रोल आपने जिस तरह से ऑब्जर्व किया है, किस तरह से बैंक्स एक्चुअली इकोनॉमिक एक्सपेंशन का पार्ट बनते हैं और हेंस बैंकिंग स्टॉक्स. लास्ट 7-8-10 साल में हमने देखा प्राइवेट बैंक्स टुक अवे लॉट ऑफ मार्केट शेयर फ्रॉम पीएसयूज. बाद में अभी हम 1-2 साल से देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक की बैलेंस शीट्स सुधर रही हैं और वो क्लॉ बैक कर रहे हैं अपना मार्केट शेयर वाया पार्टनरशिप विद फिनटेक. तो फिनटेक के साथ कोलैबोरेशन या किसी एनबीएफसी के साथ को लेंडिंग मॉडल करके वो अपना बिजनेस ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, मच इम्प्रूव बैलेंस शीट्स. और लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स तो जो कर रहे हैं, आप जानते हैं, आप खुद ही एक लार्ज कॉर्पोरेट बैंक के प्रमोटेड म्यूचुअल फंड में हैं. आपको क्या केस बनता है, हाउ स्ट्रांग इज द केस नेक्स्ट 3 to 5 years, अगर आपको ये खेलना है इकोनॉमिक एक्सपेंशन यहाँ से भी, तो आपको किस तरह के बैंक्स का एक बास्केट होना चाहिए आपके पास? बहुत ही उम्दा सवाल है. सिंपल सिचुएशन अगर ये बताया जाए, आपको उस स्पेस में होना है जहां पे आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो सके. आपने सही कहा, लास्ट 10 साल या 8 साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट कम थी, इसमें ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ज्यादा आई है. यहाँ से ग्रोथ किधर आएगी? जहां पे भी इनोवेशन होगा, जहां पे भी आप कस्टमर को एक बेटर एक्सपीरियंस वेदर ऑन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स विच मींस ऑनलाइन या ऑफलाइन आप दे सकते हैं. और इसमें थोड़ा अभी रिस्क एपेटाइट बढ़ाने की भी मेरे ख्याल से जरूरत है. टुडे जो रिस्कलेस लेंडिंग है और लो रिस्क लेंडिंग है उसमें मार्जिन्स बहुत कम है. ऑलरेडी आई थिंक ये सब डिस्कशन हो चुका है कि सिस्टम इज फ्लश विद लिक्विडिटी. तो अगर सिस्टम फ्लश रहेगा लिक्विडिटी के लिए तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा. इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो क्रेडिट ग्रो करना ही है. हमारी अभी भी इकोनॉमी जो है काफी कुछ ओवरऑल डेट और ओवरऑल क्रेडिट से लिंक्ड है. ऐसा नहीं होगा कि जीडीपी हमारा 8% चढ़े और क्रेडिट ग्रोथ सिर्फ सिंगल डिजिट्स में हो, ऐसा होने वाला नहीं है. इनफैक्ट वो, एंड दैट इज द रीजन कि हमको इस सेक्टर में ध्यान से, इस सेक्टर में जरूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए. सो दो तरीके हैं. एक जहां पे डिलीवरी बहुत जबरदस्त है, टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, कस्टमर्स एक्सपीरियंस्ड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, दैट इज वन साइड. और दूसरी साइड जहां पे पीपल कैन टेक रिस्क बट देन मैनेज इट वेल. सो होलसेल लेंडिंग हो या इवन एसएमई लेंडिंग हो, जहां पे आपके मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं. ये दो एंगल्स पे आपको जो भी इसमें अच्छा काम करेगा, आई थिंक उसके लिए एक रीजनेबली हाई आरओई बनाना पॉसिबल होगा. और जो एक मी टू लो रिस्क बिजनेस करता रहेगा और एग्जीक्यूशन में इतना ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस ग्रेट नहीं आएगा, वहां पे फिर कंपनीज, सेक्टर्स अच्छा करेंगे. आपने कुछ पीएसयू बैंक्स की भी बात करी. आई थिंक परफॉर्मेंस उनकी सुधरनी चाहिए. पर वेदर इन्वेस्टर्स के लिए वो मैसिवली वेल्थ क्रिएटिंग होंगे, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है. सो फोकस हैज टू बी ऑन सम डिफरेंशिएटेड, कुछ अलग वैल्यू क्रिएटिंग बिजनेस मॉडल या स्ट्रेटजीज जहां पे आपको दिखे, वहां पे जाना चाहिए.
और दूसरा एसोसिएटेड विद बैंकिंग इज फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, जहाँ पे पेनिट्रेशन लेवल बहुत ही कम है और जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा आने वाली है और नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इट्स नॉट लेस बट इट इज लिमिटेड। आई थिंक वहां पे भी पोर्टफोलियो को कुछ एक्सपोजर देना मेरे ख्याल से वाजिब होगा। करेक्ट। सो साथ ही चंद्रेश, बिकॉज हम फ्यूचर थीम्स की आप बात कर रहे हैं तो ऐसे मौके ढूंढने चाहिए जहां पर आगे नज़र हो, लॉन्ग टर्म होराइजन, लॉन्ग टर्म व्यू रखना हो। तो ऐसे में आप क्लाइमेट चेंज से जुड़े जो सेक्टर्स हैं, जो कंपनियां मे बी क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, वो आपको किस तरह से दिखती है? सो ये पूरा जो एक स्पेस है जिसको हम अगर एक वर्ड में बोले तो सस्टेनेबिलिटी। इनफैक्ट अगर आप कोई भी वेल्थ क्रिएटिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटिंग बिजनेस भी देखिए, अगर वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रहा है तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। सो ये अब लास्ट 15-16 साल से ESG और क्लाइमेट चेंज इज वन पार्ट ऑफ इट, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आ गया है। सोशल मीडिया ऑल्सो, जनरल लोगों की जो समझ है इसमें, सब लोग स्पेशली यंगर जनरेशन इस सब के पीछे काफी अच्छे से इस चीज को जान गए हैं। दे वांट टू सपोर्ट कंपनीज जो कि एक इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए अच्छा काम कर रही है। तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ग्लोबली। तो अब इसमें स्पेशल फंड्स आ गए हैं, क्लीन टेक्नोलॉजीज और क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल सिटीज, अर्बन रिन्यूअल, ये सब बहुत सारे थीम्स हैं। ओवरऑल थीम वही है कि हाउ डू वी इंश्योर कि ग्लोबल ग्रोथ या किसी भी कंट्री की या इकोनॉमी की ग्रोथ सस्टेनेबल रहे और इन्वायरमेंट पे उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए, सिमिलरली सोसाइटी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए। तो ये एक ट्रेंड मेरे ख्याल से 2005-06 से ग्लोबली चालू हो गया है। इंडिया में भी अब लोग शुरू हो गया है सेबी ने, और आई थिंक ऑल दी फ्रंटलाइन कंपनीज भी अब ESG रिपोर्ट्स वगैरह और डेटा देना शुरू कर दिया है इसके ऊपर। तो दिस इज अ ग्रेट ग्रोथ एरिया एंड स्पेसिफिकली कमिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन टेक्नोलॉजीज, आई थिंक ये तो फ्यूचर है ही है ग्लोबली। तो अब कोई बहुत सारे बैंक्स वगैरह, अगर आपका एरिया, आपका बिजनेस इज नॉट सपोर्टिंग दिस और नॉट यूजिंग दिस, तो आपको शायद सपोर्ट ही नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स से, वेदर दे आर इक्विटी इन्वेस्टर्स या डेट फंडिंग अगर आप चाहते हैं। तो ये सब एरियाज ही हम लोगों को अगले 20-30 साल में आगे लेके जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बट उसके साथ साथ ओल्ड टेक्नोलॉजीज एकदम से खत्म नहीं हो जाएंगे, ट्रांजिशन का एक टाइम रहेगा। बट वो एक को बोल सकते हैं कि इट इज मोर हेडिंग टुवर्ड सनसेट, और ये जो क्लीन टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज फंड्स वगैरह, ये दीज कैन बी सीन एज सनराइज। बट इसमें भी रिस्क तो रहने वाला है लाइक एनी अदर न्यू एरिया, बट दीज आर इमर्जिंग एरियाज। बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। जी चंद्रेश, साथ ही जो कुछ एक अब इस समय थीम तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ एक कॉर्पोरेट हाउसेज हमने देखा जिन्होंने ये जो रीसेंट रैली है उसमें भी, रीसेंट तो नहीं कहूँगा लेकिन जो भी रैली हमने देखी सेकेंड लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक, उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया एंड दे आर फंडामेंटली ऑल्सो वेरी क्रिटिकल फॉर इंडियाज़ कंटिन्यूड रिवाइवल। तो चाहे वो इंडस्ट्रियल हाउसेज लाइक लेट्स से रिलायंस और टाटाज, इनके कई सारी कंपनीज में हमने बहुत ट्रैक्शन देखा, इवन अदानीज। अब ये जो एक थीम बीच में बन गया था मार्केट में कि इन ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स रोटेशन में एक के बाद एक परफॉर्म कर रहे थे ज़्यादातर, आपका इस पर व्यू क्या है? तो ये कहना, देखिए एक तो सही बात है कि फर्स्ट चीज जो हम लोग हमेशा देखते हैं किसी भी कंपनी, मैंने सस्टेनेबिलिटी की बात करी, पहली अहम चीज सस्टेनेबिलिटी की आती है मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट का विजन और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। तो अगर आप एक सारी कंपनीज, एक किसी भी ग्रुप, अपने कई ग्रुप्स का नाम लिया, अगर उनको आप समझते हैं कि वो एक ग्रुप का पार्ट होने की वजह से उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी अक्रॉस द कंपनीज अच्छी है, तो मेरे ख्याल से ये एक वाजिब चीज है कि भाई सब कंपनीज को हमको देखना चाहिए। बट गुड मैनेजमेंट इज वन ऑफ द थिंग्स, देयर आर अदर थिंग्स। सबका एरिया अलग है, सबका ग्रोथ ड्राइवर्स अलग है, हर इंडस्ट्री का हेडविंड टेलविंड अलग टाइम पे आता है।
तो आई हैव ऑलवेज बीन अ बॉटम अप इन्वेस्टर, बट यस, अगर कोई इंडिकेटर मुझे फोर्स करता है या बताता है कि मुझे ये मैनेजमेंट है या इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, तो मुझे एक दूसरी इनकी ग्रुप कंपनीज भी देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। बट डज दैट मेक देम मस्ट इन्वेस्ट फॉर मी? नहीं, वो तो हर एक कंपनी इंडिविजुअली का किस तरह से उसकी ग्रोथ आएगी अगले 3-5 साल, वो एक व्यू लेके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोग थोड़ा कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा बिलीव करते हैं। बॉटम अप में अगर आप गलती नहीं करें एनालिसिस में, तो बहुत कम चांस होता है कि आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पैसा खोएंगे। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड्स में कि भाई रोटेशन हो रहा है, मोमेंटम इधर जा रहा है, एंड ऑल दैट इज नॉट समथिंग विच इज आवर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। और ये बहुत मुश्किल भी है, ये कब वो स्टाइल बदल के दूसरा स्टाइल आ जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारी तरह के वो ये स्टाइल मेरे ख्याल से फॉलो कर नहीं पाएंगे। तो मेरा व्यू यही है, गुड मैनेजमेंट्स आर हाउ टू फाइंड। अगर आपको बढ़िया मैनेजमेंट्स मिलते हैं तो जरूर उनको बहुत ध्यान से देखिए, पर सेम ग्रुप की कंपनी सब कंपनीज अच्छा करेंगे ऐसा मेरा मानना नहीं है। अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है, बट उसका इवैल्यूएशन एकदम बॉटम अप तरीके से स्टैंड अलोन बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए। चंद्रेश, जैसा उस वाले पॉइंट पे वापस से थोड़ा आते हैं और स्क्रैच करते हैं जो आपने पहले बोला था कि 12 से 24 महीने तक के तो पॉजिटिव्स, चाहे वो अर्निंग्स ग्रोथ हो, वो थोड़े फैक्टर्ड इन लग रहे हैं और इसलिए शायद एक टाइम करेक्शन या एक साइडवेज करेक्शन का केस बन रहा है। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स थोड़ा अपना होराइजन को ब्रॉडन करें, 3 to 5 ईयर व्यू लेके चलें, तो आपको लगता है अभी भी एक मल्टी कैप बास्केट, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए हो, पीएमएस के जरिए हो या इंडिविजुअल इन्वेस्टर के जरिए हो, एक मल्टी कैप बास्केट अभी भी 18 से 20% तक के रिटर्न इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन में 3 to 5 ईयर बेसिस पे पोटेंशियल रखता है बनाने का? ये हाई प्रोबेबिलिटी है, या आपको लगता है इन्वेस्टर रिटर्न एक्सपेक्टेशन को अब थोड़ा कम कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल से पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक सर्टेनली है, 18 से 20%, शायद उससे ज्यादा भी है, क्योंकि आपने मल्टी कैप बास्केट कही है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं जिनकी ग्रोथ रेट काफी अच्छी हो सकती है। पर इसमें जैसा पहले मैंने कहा कि जो हमने लास्ट 18 महीने में देखा है उसको ही एक लाइन से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, इकोनॉमी का जो सिचुएशन है वो काफी बदल चुका है। अगर आप 24 महीने पहले देखिए तो मार्केट, जिसको हम बोलते हैं, बहुत नैरो था, बहुत कम कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी या अच्छा कर रही थी। इकोनॉमी वाज ग्रोइंग अराउंड 5-6% और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज की ग्रोथ 20% से ज्यादा थी। अभी वो सिनारियो एकदम बदल चुका है और अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है। तो इसलिए जरूरी, सही बात है एकदम, आपने मल्टी कैप का शब्द का नाम लिया कि अपॉर्चुनिटी अब हर जगह है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब जगह अपॉर्चुनिटी है। और बाजार में भी बहुत बारीकी से इन सब कंपनियों को देखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद अगले 2 साल की अर्निंग्स इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। उसके बाद जो कंपनीज अच्छा करती रहेंगी, जिनकी ग्रोथ चलती रहेगी, आई थिंक उसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट उसके एनालिसिस करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, उसमें थोड़ा विजन और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। बट पॉइंट इज वेरी वेल टेकन कि ये एक टाइम है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की, अक्रॉस लार्ज मिड, एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो बनाने की, विद अ फोकस एटलीस्ट ऑफ 3 if not 5 years. Yes, Mr. Chandresh, ये value your analysis on this and appreciate your feedback on that, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने का एक लार्ज कैप और एक डाइवर्सिफाइड व्यू के साथ पोर्टफोलियो बनाने की राय, तो अगर बहुत सेक्टर स्पेसिफिक हम आपसे राय जाना चाहे, बेसिस न्यूज़, करंट न्यूज़ ओनली, क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि क्योंकि हम जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो एक मल्टी ईयर बुल रन में, और यहाँ से अब क्रेडिट स्विस भी कहता है कि यहाँ डिमांड बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं, तो इट्स अ बिग बूस्टर फॉर द इंटायर सेक्टर। कैसे देखते हैं आप रियल एस्टेट स्पेस को? कितना परसेंटेज वैल्यूएशन का आप देंगे अपने पोर्टफोलियो में, कितना परसेंटेज एलोकेशन आप देंगे रियल एस्टेट को? पॉइंट बिल्कुल सही है। आई थिंक आपने रिपोर्ट मेंशन की, मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं है, पर अंडरलाइन जब मैंने कहा डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ रहा है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल विच पीपल कैन बाय इज रियल एस्टेट। आई थिंक एंड इंडिया में वैसे भी रियल एस्टेट के पीछे लोग काफी, इट्स अ फेवर्ड एसेट क्लास, हैज बीन अ फेवर्ड एसेट क्लास। तो और जिस तरह से इनकम्स बढ़ेंगी और नाउ बिग हाउसेस की डिमांड
वर्क फ्रॉम होम, ऑल दैट, सब नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं. रियल एस्टेट डिमांड तो सर्टेनली में बढ़ने वाली है. ऑलरेडी मार्केट्स हैव काफी जगह पे टर्न अराउंड हो चुके हैं. now सवाल ये आता है कि ये इंडस्ट्री तो शायद यहाँ से टर्न अराउंड करके ऊपर चली जाएगी, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स किसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब उसमें दो तरीके हैं. वन इज टू जस्ट गो आफ्टर टॉप लाइन. तो टॉप लाइन ग्रोथ मेरे ख्याल से कई जगह आएगी, पर जैसे हम जैसे जो इन्वेस्ट 3 से 5 साल इन्वेस्ट का होराइजन रखने वाले हैं, वहां पे वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फ्री कैश. नो, इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पास्ट में यही रही है कि जो भी कैश बना है पिछले प्रोजेक्ट से वो अगले प्रोजेक्ट में चला गया है और इन्वेस्टर्स को इसमें फ्री कैश दिखा नहीं है. तो अब देयर आर ऑल्टरनेटिव मॉडल्स जिसमें आप रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेक योर मनी होम आफ्टर 5-7 ईयर्स. वो अलग स्ट्रक्चर्स हैं. आपने जो सवाल पूछा कि क्या आपके पोर्टफोलियो में ये रहेंगे, मेरे ख्याल से रहेंगे, बट इसमें बहुत ज्यादा वेटेज मुझे नहीं लगती, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक्स जहां पे एक फ्री कैश जनरेशन अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को मिलेगा, ऐसे कंपनीज मुझे थोड़े कम ही दिखते हैं. पर थैंक यू. सेक्टर में तेजी जी जी बताएं, हम पूरी बात करें. यस मिस्टर. नहीं, मैंने कहा सेक्टर में तेजी जरूर है. स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, पर नेचर ऑफ द इंडस्ट्री ऐसा है कि फ्री कैश जनरेशन कम रहता है इस इंडस्ट्री में. और फिर अगली साइकिल, और ये सिक्लिकल इंडस्ट्री तो है ही, और अगली साइकिल में फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है. तो इसको खेलने के दूसरे तरीके भी हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट बाइंग लिस्टेड कंपनी स्टॉक्स. ऑल्टरनेटिव फंड्स वगैरह हैं जिसमें कि मेरे ख्याल से आप एक टाइम फ्रेम रख के आप अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं. पर नॉनदलेस थोड़ा एक्सपोजर इन सम सिलेक्ट कंपनीज इज वारंटेड. Thank you so much, Mr. Nigam, for giving us time today and sharing your takes on all these questions asked. Thank you so much. और अब चलिए Very much.